तो कैसे हो आप? मैं आज आपके लिए लेके आऊँ सीटीएस टेक के जो डॉट नेट फुल स्टैक में एंगुलर के साथ जो मुझे क्वेश्चन और आंसर पूछे गए हैं, मतलब आंसर मैंने प्रिपेयर किए, क्वेश्चन पूछे गए, उसकी लिस्ट मैंने तैयार की है। तो दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई होगी और कुछ बोलने में अगर कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे आज। तो क्वेश्चन की ये लिस्ट है। तो उसमें एक स्निपेट पूछा गया था कोडिंग का, तो उसमें सिर्फ हमको आंसर गेस करना था। और एक सूडो कोड था और डिफरेंस बिटवीन सिंगल मेथड और फर्स्ट मेथड थी लिंक क्यू रिलेटेड। तो इसमें मैंने लिंक क्यू जहाँ पे मेंशन किया है वो सारे लिंक क्यू रिलेटेड था। सिलेक्ट ऑल और वाई वी सिलेक्ट इन लास्ट इन मीन्स वी आर व्हेन वी आर क्रिएटिंग द लिंक क्यू क्वेरी, व्हेन मतलब हम लिंक क्यू क्वेरी क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हम लास्ट में सिलेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट लिखते हैं। तो हम एसक्यूएल क्वेरी में स्टार्टिंग में लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम और टेबल नेम, तो ऐसा नहीं है। लिंक क्यू में हम लास्ट में सिलेक्ट और एस करके और सिलेक्ट करके हम बनाते हैं। तो उसके लिए भी रिलेटेड पूछा था। और कॉस्ट एंड रीड ओनली कीवर्ड डिफरेंस पूछा गया, जो कॉमनली पूछते ही है, बट हम अगर कॉस्ट है तो रीड ओनली क्यों यूज़ करें, तो इसके रिलेटेड भी पूछा गया था। और हाउ वी अचीव द लेजी लोडिंग इन एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क में हम लेजी लोडिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेजी लोडिंग तो हमेशा आपने सुना होगा कि एंगुलर में ज़्यादातर यूज़ होता है, बट ये एंटिटी फ्रेमवर्क में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन फिल्टर्स एंड मिडलवेयर इन डॉट नेट कोर, लिंक क्यू लिस्ट, डिफरेंस बिटवीन आरए एंड लिस्ट, एंड हु इज फास्टर एंड वाई, हाउ मेनी हैंडल्स द एक्सेप्शन इन एंगुलर, मीन्स एक्सेप्शन कितने टाइप के होते हैं एंगुलर में, ये सारा पूछा गया है। एंड अचीव द इनकैप्सुलेशन इन एप्लीकेशन, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिस्टेड किए, जो मुझे याद है वही लिखे हैं मैंने, और जो याद नहीं है मैंने उस लिए नहीं, क्योंकि वो स्मॉल थे और ज़्यादा तक तो सबको पता ही होता है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है वो लेके आओ, उसमें भी थोड़े कॉमन क्वेश्चन है, बट मैं वो भी मेंशन किया है मैंने। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स। ठीक है, तो ये स्निपेट है और आप गेस कर सकते हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें एक बेस क्लास और एक सब क्लास लिया है और इनहेरिट किया है बेस क्लास को, और दोनों कंसोल में राइट लाइन आप देख सकते हो, कंसोल में राइट लाइन और यहाँ पे बेस लाइन है और कंसोल में राइट। तो इसका जो आउटपुट है बेस क्लास आ रहा है दोनों का। तो क्योंकि जब भी हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और अगर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आपने मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट सुना होगा दोस्तों। तो उसमें हम वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं और बेस का मेथड बना के हम सब क्लास को कॉल करते हैं। बट इसमें कैसा हो रहा है दोस्तों कि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सब क्लास का, बट इसमें हमेशा अगर दो मेथड सेम होगी तो एक बेस क्लास का ही मेथड कॉल होगा। तो इसमें दोनों कंडीशन में बेस क्लास ही आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स में आप अपने तरफ से ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओवरराइडिंग के, मेथड ओवरराइडिंग रिलेटेड। तो मेथड ओवरराइडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस और जो स्निपेट है वो करके जाना, तो उसके अच्छा ही होगा। क्योंकि मैंने पिछली बार भी यही सेम टाइप में ही आंसर मैंने क्वेश्चन पेश किया था, बट इसमें और उसमें डिफरेंस था। उसमें वर्चुअल कीवर्ड यूज़ किया गया था, तो उसमें भी पूछा गया था कि ये दोनों टाइप में से दोनों फंक्शन में जो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो बेस क्लास का ही हमेशा कॉल होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे सूडो कोड भी पूछा गया था। दोस्तों कोड में और सूडो कोड में बहुत डिफरेंस रहता है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग इनपुट में यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस लिया है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन, इसमें अपने को बैलेंस और इम्बैलेंस जो कर्ली ब्रेसेस है और उसके बेसिस पे हमें इम्बैलेंस और इम्बैलेंस चेक करना है। अगर हमारा ओपन कर्ली ब्रेस है और क्लोज कर्ली ब्रेस है, तो ये वाला देख रहे हो आप, ओपन 2 है और ओपन 2 है और क्लोज 2 है, तो इसमें है बैलेंस है। ठीक है, और इसमें भी ओपन है क्लोज है, सेम कंडीशन में ही सारे सेम है, और उनका जो नंबर्स है वो इवन में है, तो वो सारे बैलेंस में, और जिनका जो ऑड में आएगा ना दोस्तों, तो वो इम्बैलेंस है। तो हमें इस सूडो कोड में बताना था कि इसमें आप कैसे कोड में लिख सकते हो कि बैलेंस कौन सा और इम्बैलेंस कौन सी कंडीशन है। तो ये दोस्तों थोड़ा ट्रिकी था, बट मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये देखो, इसका ये सूडो कोड ऐसा लिखा जाता है। तो आप ये मिस्टेक मत करना कि हम डायरेक्टली कंडीशन लगा सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन लिखते और उसमें इनपुट स्ट्रिंग भेज के उसको एक्सप्लेन करते रहते। तो उसने वो अगर सूडो कोड लिखने को बोला है तो ऐसे ट्राई करना सूडो कोड, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें स्टैक लिया है और लूप घुमाया दोस्तों। यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग में मैंने इनपुट लिया और उसको फॉर ईच लूप में घुमा के कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर लिया मैंने उसका। आप कैरेक्टर से लोगे तो अगर वहाँ पे स्ट्रिंग में ABCD भी रहता दोस्तों, तो ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर अलग अलग हमें पेश होता जब हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करते तो ठीक है। अगर इसमें ओपन करली ब्रेस रहता है तो पुश करेगा स्टैक में। आपने देखा होगा पुश करता है स्टैक में, पुश और पॉप ऑपरेशन हमेशा रहता है। तो स्टैक में हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन रहता है। ओके, तो इसमें देख सकते हो आप। और अगर क्लोजिंग ब्रेस रहे तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर क्लोजिंग ब्रेस रहते तो हम उसको पॉप करेंगे, ठीक है। तो और स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो यहाँ पे कंडीशन अलग रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट में सारा लिखा है मैंने कि पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड पॉप फ्रॉम द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी सो उसमें से पॉप करेंगे और एल्स हम रिटर्न में इम्बैलेंस लेंगे। अगर स्टैक इज नॉट एम्प्टी रहेगा तो, अगर स्टैक एम्प्टी रहेगा तो इम्बैलेंस। बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर ओपन करली ब्रेस रहता है, सिर्फ ओपन करली ब्रेस रहता है, क्लोज करली ब्रेस में नहीं आता, तो हम सारे पॉप करेंगे, लास्ट में एक ही कंडीशन यूज करेगी, लास्ट में एक ही हमारा करली ब्रेस होगा, मतलब रिमेनिंग रहेगा एक ओपन और एक क्लोज, कौन सा भी रहेगा। तो अगर ओपन रहेगा तो उसमें समझ लेना कि वो इम्बैलेंस है, अगर क्लोज रहेगा तो उसमें समझ लेना कि वो बैलेंस है। तो ये सारा कंडीशन यहाँ पे मैच देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट निकाल के आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इफ स्टैक इज एम्प्टी तो बैलेंस, एंड देन इफ अनमैच एंड अगर ये ओपन करली ब्रेस रहता है तो उसमें इम्बैलेंस कंडीशन रहेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे क्लोज करली ब्रेस नहीं मिला उसको। अगर क्लोज मिलता तो वो पॉप कर लेता उसमें से, ठीक है। यहाँ पे ओपन करेगा, क्लोज करेगा तो निकाल देगा, ओपन वाला भी कंडीशन निकाल देगा। क्लोज मिला उसको, ओपन मिल रहा है तो पुश करेगा, क्लोज वाला मिला तो इसमें पॉप कर देगा, स्टैक में से निकाल देगा, ठीक है। तो और उसको स्टैक में से निकाल देगा तो वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही वो चेक करता रहेगा हर एक कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा स्टिकी है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो अलग अलग इससे। तो इसमें बोला गया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन इन LLVM। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन में इसमें क्या होता है कि आपको जब भी आपको व्हेन यू वांट टू फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सीक्वेंस, जब भी आपको फर्स्ट एलिमेंट सीक्वेंस में से निकालना है तो हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। तो उसका रिटर्न में कंडीशन लिखा है, तो फर्स्ट एलिमेंट दैट मैचेस द कंडीशन, अगर कंडीशन मैच होती है तो उसमें से फर्स्ट एलिमेंट निकालेगा। अब कंडीशन मैच नहीं होती तो, और इफ फर्स्ट एलिमेंट इफ नो कंडीशन इज मैच, अब कंडीशन मैच भी नहीं होती तब भी वो फर्स्ट एलिमेंट निकालेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल मैचेस भी मिलेगी। इफ यू डज नॉट केयर इफ देयर इज और मल्टीपल एलिमेंट मैचिंग द कंडीशन, इट सिंपली रिटर्न्स द फर्स्ट वन। अगर मैच भी नहीं होता मल्टीपल कंडीशन में तो तब भी वो फर्स्ट एलिमेंट वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। इफ नो एलिमेंट मैचेस द कंडीशन फर्स्ट थ्रो द एन एक्सेप्शन। इफ नो एलिमेंट मैच, अगर कुछ एलिमेंट मैच नहीं होता तो फर्स्ट फंक्शन थ्रो एन एक्सेप्शन देगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। और अगर कुछ एलिमेंट नहीं रहा उसमें, अगर हम एम्प्टी लेते हैं तो एम्प्टी वाला भी हमें वो कंडीशन एक्सेप्शन ही देगा। अगर कुछ होगा डेटा उस सीक्वेंस में तो वो फर्स्ट वाले एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा। तो हमें इसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमेशा अच्छी थिंग ये है कि हम फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन ही ले, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिलता हमें तो एटलीस्ट वो रिटर्न नल कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि आप यहाँ पे हमने एज निकाला है जो ग्रेटर देन 18, जो 18 से मतलब 18 से ज़्यादा है वो हम लिस्ट निकाल रहे हो, तो वो फर्स्ट एलिमेंट में जो 18 से ज़्यादा में जो भी सिलेक्ट होगा वो हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो हम सिंगल फंक्शन में वैसे ही टाइप का है फर्स्ट और सिंगल में, बट स्लाइटली डिफरेंस है। when you expect exactly one element that matches the condition। अब अभी उसमें था कि जब इसमें मैच कंडीशन होता है तो वही रिटर्न करेगा, और उसमें अगर मैच भी नहीं होता तब भी हमारा एक एलिमेंट रिटर्न कर देता। पर इसमें ऐसा नहीं है, अगर इसमें मैच ही होगा तभी रिटर्न करेगा।
ठीक है। तो द एलिमेंट इफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट मैचेस द कंडीशन, सेम थिंग है। इफ देर इज मोर देन वन एलिमेंट दैट मैचेस द कंडीशन सिंगल थ्रो एन एक्सेप्शन, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट मैच करते हैं तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा दोस्तों। अगर मैच भी नहीं करता तब भी करेगा, और मैच करेगा एक से ज़्यादा तब भी वो थ्रो एन एक्सेप्शन देगा। तो इसमें ऑप्शनल वर्जन हम क्या करेंगे, सिंगल और डिफॉल्ट यूज़ करेंगे। अगर मैच नहीं होता वो रिटर्न नल कर देगा दोस्तों। तो इसमें देख सकते हो आप, जो एग्जांपल दिया है वो सिंगल का है। तो आप उसमें एक्स आई डी इक्वल टू 5 हम कॉल करें, अगर 5 का रिलेटेड आईडी मिल जाता है हमें, आईडी क्योंकि हमारे आईडी यूनिक रहती है दोस्तों, तो इसमें ये सवाल ही नहीं रहता कि हमारे मल्टीपल्स आउटपुट आएंगे। यहाँ पे हमारा एक ही आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और स्लाइटली डिफरेंस है थोड़ा फर्स्ट और सिंगल फंक्शन के बीच में। तो ये सेम है जो मैंने बताया आपको, और नीचे व्हेन टू यूज़ ये भी बताए, वो सेम ही है कि हमारा जब हम फर्स्ट कब यूज़ करेंगे, जब हमारे मल्टीपल मैचेस और जस्ट वांट टू फर्स्ट रिजल्ट, जब हमारे मल्टीपल मैचेस होंगे और हमें जब फर्स्ट रिजल्ट चाहिए तभी। और हमारा सिंगल कब यूज़ होगा, जब हमें वो नहीं एक रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और अभी सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑल भी पूछा गया था लिंक क्यू का कि उसके दोनों के पर्पस क्या है। तो हम सिलेक्ट कब यूज़ करेंगे, तो ये देखो, इन लिंक क्यू सिलेक्ट इज यूज इन प्रोजेक्ट डेटा, इट अलाउ यू टू चूज विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन यू वांट टू return. Use case when you want to return a specific subject of property and transfer the element into collection. If you have a list of object, you only return one or more properties name और age. अभी सिलेक्ट में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो कलेक्शन रहता है उसमें हमें जो कलेक्शन में जो डेटा रहता है उसमें से हमें सिर्फ 2 और 3 डेटा, मतलब 2 और 3 रिकॉर्ड चाहिए होगी। अभी यहाँ पे नीचे दिया है नेम और एज, हमें नेम और एज चाहिए, और यहाँ पे अलग भी कंडीशन रहती है आईडी, और हमें मोबाइल नंबर वगैरह कुछ ऐसा यूनिक रिकॉर्ड निकालना होता है। तो वो सिलेक्ट रिकॉर्ड एक ही रिकॉर्ड निकालेगा, बट वो हम प्रॉपर्टी ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पे 2 की लगे 3 से लेके 4 ले सकते हैं, तो ये हमारे पे डिपेंड करता है। बट ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट लेता है, तो उसके लिए सिलेक्ट फंक्शन लिखा है दोस्तों। और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल में ये कंडीशन है कि हम सिलेक्ट अब जब यूज़ करते हैं जब हम मल्टीपल चेक बॉक्स वगैरह और सिलेक्ट ऑल कंडीशन पे आते हैं, मतलब जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट रिटर्न करने होते हैं तो वहाँ पे हम सिलेक्ट ऑल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा थ्योरी दिया है, बट उसका यूज़ सेम ही है, बट स्लाइटली डिफरेंस सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑल में। तो आप देख सकते हो सिलेक्ट इज टाइपिकली यूज्ड टू कंटेक्स्ट वेयर यू वांट टू सिलेक्ट ऑल आइटम्स एंड डेटा पॉइंट्स इन कलेक्शन और क्रिएट सच एंड वेन इंटरफेस यूजर इंटरफेस कंपोनेंट। जब हम यूआई के साथ इंटरेक्टिंग करते हैं तो उसमें चेक बॉक्स, लीस्ट, डेटा फील्ड, डेटाबेस फील्ड, रो इन टेबल, ऐसा कुछ रिकॉर्ड आता है ना दोस्तों, तो वो उसके लिए इंटरेक्ट करने के लिए जो सिलेक्ट ऑल फंक्शन है उसमें यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा कहीं पे। तो यही सब है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, ठीक है। Why we select in last in LINQ queries? Why can't use in start like SQL queries? जब हम भी LINQ में, मैंने पहले बोला था कि LINQ क्वेरी में हम सिलेक्ट लास्ट में लेते हैं, जब हमारा जो डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाता है और हम आउटपुट लेने के लिए हम पहले जो आपने देखा होगा LINQ क्वेरी हमेशा सिलेक्ट एस करके, सिलेक्ट एम करके ऐसा लिखा जाता है लास्ट में। बट SQL क्वेरी में हम सिलेक्ट पहले लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट टेबल, सिलेक्ट फॉर्म, समथिंग लाइक हम कॉलम के नेम निकाल के हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे द मेन रीजन व्हाई वी सिलेक्ट इज द प्लेन प्लेस एट द एंड ऑफ LINQ क्वेरी अनलाइक SQL इज बिकॉज LINQ प्रोसेसिंग डेटा इन स्टेजेस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हैपन फर्स्ट। जो डेटा ट्रांसफर टेक्निक है दोस्तों वो पहले होती है इसमें, जैसे फिल्टरिंग, ऑर्डरिंग, देन ऑर्डरिंग, फिल्टरिंग, सॉर्ट वगैरह, ये सेम भी रहता है दोस्तों। और उसमें हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद में सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पहले होता है फिर हम बाद में सिलेक्शन करते हैं। बट उसमें SQL क्वेरी में डिफरेंट रहता है। SQL क्वेरी में क्या करते हैं, हमारे पास टेबल ऑलरेडी रिकॉर्ड रहता है, तो हम टेबल का नाम लिखते हैं, कॉलम का नाम लिखते हैं और उसमें हम सिलेक्ट करके हम रिकॉर्ड दे देते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं, हमें पहले उसका सारा ऑपरेशन होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, हमको हमारे जो फिल्टर वगैरह सारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है। तो इन LINQ यू फर्स्ट डिफाइन हाउ यू वांट टू मैनिपुलेट डेटा, ऑर्डर बाय, वे और कंडीशन लगा के हम मैनिपुलेट करते हैं, एंड देन स्पेसिफाई व्हाट पार्ट ऑफ डेटा रिटर्न यूजिंग सिलेक्ट। देन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्ट हमें रिटर्न करना है। तो एंड SQL स्टार्ट विद सिलेक्ट बिकॉज प्राइमरी पर्पज टू डिफाइन विच कॉलम टू रिटर्न फ्रॉम डेटाबेस। और SQL में स्टार्ट सिलेक्ट इसके लिए करते हैं कि उसमें प्राइमरी पर्पज रहता है कि हम कौन से कॉलम को रिटर्न करेंगे डेटाबेस में और कौन से डेटा को रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए
तो एंड देन आफ्टर हम उस पर फिल्टर लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही डिफरेंस बताया है। तो आप इसके लिए अगर ज़्यादा आपको सर्च करना है तो आप यूट्यूब और नहीं तो क्रोम से भी सब सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो ये सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चन रहते हैं जो हम उस पर ध्यान नहीं देते दोस्तों, हम हमेशा डेफिनेशन पे जाते हैं। बट उसके लिए हम ऐसा क्यों होता है कि सिलेक्ट लास्ट में यूज़ करते हैं, हम ऐसा सोचते नहीं है। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट गया था इसका आंसर देने के लिए। तो मैंने काफ़ी हद तक ट्राई किया कि मैं राइट आंसर दूँ, बट मैंने दिया ठीक से, ठीक है। तो अभी यार कॉस्ट और रीड ओनली का कीवर्ड्स का डिफरेंस, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ज़्यादा तो 9 में से अगर 10 में से 5 इंटरव्यू में ज़्यादा पूछा ही जाता है। तो इसका मैंने सिर्फ डिफरेंस लिख के दिया है। तो इसमें क्या बोला था इसने, डिफरेंट वाई वी नीड टू रीड ओनली इफ यू हैव कांस्टेंट एंड अदर कीवर्ड्स टू डिक्लेयर। हम रीड ओनली क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कॉन्स्ट और अदर कीवर्ड्स है ऑलरेडी, तो हम रीड ओनली क्यों यूज़ करें। हमारे को कॉन्स्ट तो पता है, तो बट इसमें स्लाइटली डिफरेंस क्या है, हम कॉन्स्ट कंपाइल टाइम पर यूज़ करते हैं और रीड ओनली हम रन टाइम पे। और कंस्ट्रक्टर में हम ज़्यादातर उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। डिक्लेयर हम बात करते हैं, इनिशियलाइज हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं। तो म्यूटेबिलिटी में देखें तो कॉन्स्ट इम्यूटेबल है, चेंज कैन नॉट चेंज आफ्टर डिक्लेरेशन, और इम्यूटेबल कैन ओनली सेट इन कंस्ट्रक्टर। हम कॉन्स्ट को हम जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे हम इनिशियलाइज भी कर देते हैं उसको। बट इसमें रीड ओनली में हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे बाहर, बट हम सेट कब करते हैं, कंस्ट्रक्टर में करते हैं। कंस्ट्रक्टर में इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रन टाइम पे चाहिए। अगर हम जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो फिर ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही उसका जो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है, कंस्ट्रक्टर के जो वेरिएबल्स होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं। तो इसके लिए वो हम उसको रन टाइम बोलेंगे, ठीक है। और कॉन्स्ट स्टैटिक बाय डिफॉल्ट है और इंस्टेंट लेवल बाय डिफॉल्ट। ये स्टैटिक और इंस्टेंट है, अलग टॉपिक है दोस्तों, अगर इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। और कांस्ट मस्ट बी प्रिमिटिव स्ट्रिंग एंड कैन बी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट स्ट्रिंग वगैरह इसके लिए यूज़ होता है। रीड ओनली हम जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट वगैरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो हमें इनिशियलाइज करने पड़ते हैं कंस्ट्रक्टर में, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के लिए हम रीड ओनली यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है मस्ट बी इनिशियलाइज व्हेन द डिक्लेयर कॉन्स्ट। मैंने पहले ही बोला कि इनिशियलाइज करना पड़ता है हम जब हम डिक्लेयर करते हैं। और इसका रीड ओनली में हम इनिशियलाइज कब करते हैं, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं। तो इसका यूज देख सकते हो आपकी कांस्टेंट वैल्यू कौनो एज कंपाइल टाइम, और इसको रीड ओनली में आफ्टर इनिशियलाइज बट डिटरमाइंड एट रन टाइम, इसको रन टाइम बोलते हैं, या कॉन्स्ट को कंपाइल टाइम बोलते हैं। वाई वी यूज रीड ओनली इफ यू हैव द कॉन्स्ट, हम क्यों यूज करते हैं, इसका सारा मैंने डिटेल दिया है कि हम क्यों यूज करते हैं। वाई वी यूज रीड ओनली इफ यू हैव कॉन्स्ट, बिकॉज दोस्तों मैंने कंपैरिजन में ही बता दिया कि हम रीड ओनली क्यों यूज़ करते हैं अगर कॉन्स्ट है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हम कॉन्स्ट में हम इनिशियलाइज करते हैं, मतलब डिक्लेयर करते हैं तभी इनिशियलाइज कर देते हैं, और उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 3.15 हमारी पाई वैल्यू है, पाई वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती अगर वही सेम रहती है। बट हमारी रीड ओनली में हम ऑब्जेक्ट वगैरह हम ऐसे टाइप के जो हमारा डेटा रन टाइम चेंज हो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि रीड ओनली में हम इनिशियलाइज मतलब डिक्लेयर करते हैं बाहर ग्लोबली, बट हम उसको कंस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं। तो अगर वो आपको पूछे कि हम पूरे क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं क्या रीड ओनली, तो उसको बोलना नहीं, हम सिर्फ कंस्ट्रक्टर में यूज़ करते हैं, हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो इसका पूरा जो यूज़ क्यों करते हैं तो इसका मैंने दिया है, तो आप पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको मैं बताना चाहता कि क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी थे बट वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो इम्पोर्टेंट है, जो हम हमेशा एक यूनिक क्वेश्चंस थे वही मैं लेके आया हूँ, कि उसके लिए हम डीप में सोचने का क्या है कि इसमें हम देखते कि कॉन्स्ट और रीड ओनली का डिफरेंस देखते हैं, बट इसमें देखा नहीं क्योंकि रीड ओनली और कॉन्स्ट दोनों की यूज़ करते हो, क्योंकि फंक्शनलिटी दोनों की सेम है। बट हम कॉन्स्ट भी यूज़ करते हैं, रीड ओनली भी यूज़ करते हैं, बट उनका क्या डिफरेंस होगा कि रीड ओनली भी लेके आया है, तो उसका ये डिफरेंस है, ठीक है। हाउ वी अचीव द लेजी लोडिंग इन एंटिटी फ्रेमवर्क। लेजी लोडिंग हम हमेशा एंगुलर में ही करते हैं। लेजी लोडिंग क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें कुछ कंपोनेंट्स वगैरह जो हमें ज़रूरत है वही कंपोनेंट हमें लोड करने होंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन का जो फास्टर रिस्पॉन्स होता है दोस्तों, उसमें मतलब हम अगर कुछ कंपोनेंट, अगर स्कूल कंपोनेंट है हमारा, हम स्कूल का डेटा हम फेच करना चाहते हैं, तो स्कूल
तो हम उसे यूनिवर्सिटी का डेटा नहीं फेच करेंगे, हम स्कूल का ही डेटा फेच करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी अभी हमारा कंपोनेंट है, पर अलग जब हमारा कंपोनेंट लेजी लोडिंग में ना होगा ना दोस्तों, तो वो यूनिवर्सिटी का डेटा फेच करेगा, फिर स्कूल का डेटा फेच करेगा। तो उसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम लगेगा, दोनों के लिए टाइम होगा, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें जो लगता है वही चाहिए, दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं करना। तो इसके लिए जो चाहिए वो लोड फास्ट होगा, तो उसके लिए हम लेजी लोडिंग यूज़ करते हैं। तो हमेशा एंटिटी में हम लेजी लोडिंग कैसे अचीव कर पाएंगे, तो उसके लिए हमारे प्रॉक्सीज यूज़ होते हैं हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क में, और आई लेजी लोडर करके हमारा इंटरफेस यूज़ होता है। तो वो विदाउट प्रॉक्सी होता है, जो हमारे EF कोर के 5.0 के पहले बाद में आता है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं दोनों प्रॉक्सी, और बहुत सारे भी है, तो इसमें आप जा सकते हो डिटेल में। तो इसमें फिल्टर और मिडलवेयर का डिफरेंस बताया जाएगा। फिल्टर्स हमारे जो MUC में हम फिल्टर्स लगाते हैं, हमारा एक्शन फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर रहता है, और ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, तो वो सारे फिल्टर्स है जो हम MUC कंट्रोल पे हम असाइन करते हैं। तो उसमें जब आपको पूछा जाएगा फिल्टर्स और मिडलवेयर में, हम साथ में नहीं देखते दोस्तों इन दोनों टॉपिक को, बट काम तो दोनों का सेम है, वो सिक्वेंसली चलता है, मिडलवेयर भी सिक्वेंसली करता है। वो भी एक्शन बिफोर और आफ्टर चेक करता रहता है कि हमारे फिल्टर्स के बाद का एक्शन और फिल्टर के पहले का एक्शन, वो सारा मतलब एक्शन फिल्टर बिफोर एंड आफ्टर कुछ इफेक्ट होता है, तो उसके लिए भी हमारे फिल्टर्स रहते हैं। तो वो सारा मिडलवेयर क्या करता है, हमारा मिडलवेयर भी सिक्वेंशियली हमारा होता है। जब हम क्लाइंट से हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हमारा इंटरप्रेटर एज मिडलवेयर काम करता है। तो मिडलवेयर भी वही स्टेजेस से जाता है, ऑथेंटिकेशन, और उसमें देखा जाए तो HTTP रिडायरेक्शन, यूज स्टैटिक फाइल्स, राउटिंग, ऑथोराइजेशन एंड मैप, वो सारे, और रन फंक्शन और यूज फंक्शन, वो सारे हम जैसे यूज करना चाहते हैं वो सिक्वेंशियली रन होगा। तो इसमें मिडलवेयर फिल्टर का डिफरेंस देखो, जो मिडलवेयर है ग्लोबल रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स प्रोसेसिंग हैंडल करता है, जो हमारे ग्लोबली हैंडल करता है, मतलब एप्लीकेशन लेवल पे ग्लोबली। और हमारा जो MUC है, हमारा जो फिल्टर्स है, वो MUC एक्शन और कंट्रोल पे, एक्शन स्पेसिफिक पे मतलब वो एक पर्टिकुलर कंट्रोलर पे सेंट्रलाइज होता है, कंट्रोलर पे काम करता है, बिफोर और आफ्टर वाले एग्जीक्यूशन पे। यहाँ पे स्कोप एप्लीकेशन वाइड है, कंट्रोलर एक्शन लेवल है, और एग्जीक्यूशन रन्स इन ग्लोबल HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन एंड MUC रिक्वेस्ट पाइपलाइन रन्स विद इन MUC रिक्वेस्ट पाइपलाइन। HTTP जब हम HTTP रिक्वेस्ट भेजते हैं ना दोस्तों, तो उसके साथ ही वो ये काम करता है, और ये हमारे MUC रिक्वेस्ट में हम पाइपलाइन बोलते हैं ना, वो उसके रिलेटेड में ही वो काम करता है फिल्टर, ठीक है। तो इसमें कॉमन यूज़ क्या होता है मिडलवेयर का, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, कोड्स, ये सारा है। और इसमें फिल्टर में हम इनपुट वैलिडेशन, एक्शन स्पेसिफिक क्या चाहिए, लॉगिंग वगैरह सारा हम इसमें भी देख सकते हैं फिल्टर में, बट इसका अलग है। हम MUC के हम कंट्रोल लेवल पे हम फिल्टर्स हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिडलवेयर इन्वोक इन सीक्वेंस ग्लोबली, इन्वोक मिडलवेयर सीक्वेंशियली मैंने बोला वही है। और फिल्टर आर इन्वोक अराउंड एक्शन एग्जीक्यूशन, एक्शन जब हमारा एक्शन मतलब हम पर्टिकुलर कंट्रोलर को कॉल करते हैं, कंट्रोलर में एक्शन रहता है। जब भी हमने पाथ देखा होगा, कंट्रोलर, एक्शन नेम एंड फिर पैरामीटर, तो एक्शन नेम हम कंट्रोलर में जो एक्शन रहता है, तो हमारा वो एक्शन कॉल करते हैं, तो एक्शन के पहले हमारे फिल्टर लगते हैं, ठीक है। फिल्टर्स मतलब एक्शन फिल्टर भी रहते हैं उसमें, तो फिल्टर सारे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारा ये डिफरेंस बताया। तो ये फिल्टर्स और मिडल हमारे एक साथ नहीं आते, हम एक साथ नहीं पढ़ते इनको। आपने को लगता है कि अलग अलग है, बट ये हम .NET कोर में साथ में ही MUC जब हम आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम MUC पैटर्न यूज़ करते हैं। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट क्या होता है, तो ये एक टाइप का डेटा स्टोरेज डेटा स्ट्रक्चर है, यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट कंटेंट्स अ वैल्यू और रेफरेंस नेक्स्ट नोड ऑफ सीक्वेंस। इसमें वैल्यू और एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। ये दो एलिमेंट रहते हैं, मतलब दो, एक इसमें एक एलिमेंट में दो, एक वैल्यू रहता है और एक नेक्स्ट में एड्रेस रहता है, नेक्स्ट एलिमेंट का, नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमारे प्रीवियस वन में रहता है। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है, दिस स्ट्रक्चर अलाउ द एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन एलिमेंट, डज नॉट रिक्वायर शिफ्टिंग एलिमेंट लाइक अरे। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो लिंक लिस्ट में एक तो लास्ट से इंसर्ट होगा, ठीक है, और डिलीशन भी लास्ट से होगा। बट इसमें क्या होता है कि आरए में नहीं होता ना, वैसे आरए में हम इंडेक्स बेस पे लॉगिन, हम इंडेक्स बेस पे इंसर्ट करते हैं। अगर हमें आरए के बीच में भी हम रिकॉर्ड डाल सकते हैं, आरए के बाद में रिकॉर्ड डाल सकते हैं, आरए के पहले रिकॉर्ड डाल सकते हैं, तो उसकी वजह से उनको शिफ्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आरए और लिंक लिस्ट में यही स्लाइटली डिफरेंस है कि हम आरए डिफिकल्ट हो जाता है और आरए ज़्यादा लोड नहीं कर पाता, ठीक है।
हाउ लिंक लिस्ट वर्क, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है कि इसमें ईच नोड कंस्टिट्यूट वैल्यू एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, रेफरेंस रहता है नेक्स्ट नोड का और वैल्यू रहता है। ठीक है, तो टाइप की लिंक लिस्ट कितने टाइप के रहते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसमें ये आपको डिटेल में चाहिए तो आप पढ़ सकते हो बाद में, बस मैं इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और ऑपरेशन इंसर्शन डिलीशन ट्रांसवर्सल जो हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा है वो वही सब है, बट अपने को मतलब लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट आपको सब बेसिक बेसिक पढ़ के ही जाना है लिंक लिस्ट का। और आपको पता चाहिए कि वो कितने टाइप के और कैसे फ्लो होते हैं, और हमारा जो चेन रिएक्शन वो कैसे रहता है, चेन में हम डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो ये सारा हमें एग्जाम्पल भी पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आरए और लिस्ट, हु इज फास्टर एंड व्हाई। अभी हम आरए और लिस्ट का डिफरेंस बताया, और हु इज फास्टर, फास्टर कौन है, आरए या लिस्ट है, और क्यों, तो ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो मतलब दोनों सेम ही है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस, लाइक आरए फिक्स साइज रहता है और लिस्ट फिक्स नहीं रहता, उसका साइज बढ़ती रहती है। जब भी हम एलिमेंट डालेंगे उसमें तो वो साइज ग्रो करेगा ऑटोमेटिकली, बट आरए में वैसा नहीं रहता, आरए में साइज फिक्स ही रहता है। ठीक है, जितना हम डिपेंड करेंगे उतना साइज उसका रहेगा। ठीक है, तो और एलिमेंट का एक्सेस देखो, आप देख सकते हो आरए और लिस्ट का दोनों का एलिमेंट देख सकते हो। तो उसमें हमने आउटपुट कैसे निकाला है, यहाँ पे हम आइटम्स निकाल के फॉर ईच लगा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे फॉर लगा रहे हैं आरए के लिए। तो उसमें आरए में हम इंडेक्स बेस पे हम आइटम्स निकाल रहे हैं, और लिस्ट में भी हम वैसे ही कर सकते हैं, बट लिस्ट में हम डेटा फेच कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, बट स्लाइटली सेम है एक्चुअली, बट इसमें शिफ्टिंग का रहता है आरए में। मतलब शिफ्टिंग का मैंने बताया कि हम एलिमेंट कहीं भी डाल सकते हैं आरए में, बीच में डाल सकते हैं, आगे डाल सकते हैं, पीछे डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से आरए के जो एप्लीकेशन डिलीशन और इंसर्शन में वो स्लो हो जाती है, और लिस्ट में ज़्यादा हो जाती है, बेहतरी हो जाती है। और इसलिए हम अगर बोले कि इंसर्शन डिलीशन में कौन फास्ट है तो आप लिस्ट आंसर देना, और अगर आप बोले कि एसएस में कौन फास्ट है तो आप आरए बोलना, क्योंकि आरए जब भी हमारे इंडेक्स बेसिस पे काम करता है तो हमें अगर सेकंड एलिमेंट चाहिए तो हम आरए का सेकंड एलिमेंट कॉल करेंगे, वो जल्दी से कॉल हो जाएगा। बट इसमें जब भी हम लिस्ट का करेंगे तो वो ट्रांसफर करेगा, सर्च करेगा, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट देगा। और यहाँ वही पूछा गया है कि वही मैंने आंसर दिया है कि वो आरए और इसका डिफरेंस और कौन सा फिक्स है वही। ठीक है, हाउ मेनी वेज हैंडल द एक्सेप्शन इन एंगुलर। एंगुलर में हम कितने टाइप के मतलब एरर कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक तो हमारा ये ट्राई कैच ब्लॉक जो हम डॉट नेट में भी यूज़ करते हैं, एंगुलर में भी सेम ट्राई कैच। अगर ट्राई में कुछ एरर आता है तो वो कैच करेगा कैच में, तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन टाइप रहते हैं, तो वैसे हम उसमें भी कर सकते हैं। और एक होता है ग्लोबल एरर हैंडलिंग, इसके लिए मतलब ग्लोबल लेवल पे भी हम एरर हैंडल कर सकते हैं। जैसे हम सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं, सर्विस में एक कस्टमाइज सर्विस बना सकते हैं, तो उसमें हम अपने तरीके से हम एरर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्टर रहता है, जो इंटरसेप्टर क्या करता है, जो हमारी इनकमिंग और जो रिक्वेस्ट होती है तो उसको ऑथेंटिकेट भी करता है। अगर ऑथेंटिकेट नहीं होता तो इश्यू दे देता है कि ऑथेंटिकेट नहीं है, टोकन ऑथेंटिकेट करता है, जो हमारा टोकन आता है JWT टोकन हम देते हैं। तो इंटरसेप्टर हमेशा स्टार्टिंग में ही रहता है, हमारे जो इनकमिंग रिकॉर्ड रहते हैं, डेटा रहता है, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो उसमें ग्लोबली हम एरर्स हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर एरर हैंडलिंग, जो ऑब्जर्वर रहता है हमारा, जो डेटा हम असिंक्रोनस डेटा हम से डील करते हैं, तो उसके टाइम RxJS का जो रिएक्टिव एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट का जो उसके रिलेटेड ऑब्जर्वर रहते हैं, तो हम कैच एरर करके हम उसमें एक रहता है, तो उसमें हम भी रिकॉर्ड मतलब एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है, हम ऑब्जर्वर में डेटा लेंगे सिंक्रोनसली, फिर ऑब्जर्वेबल, फिर हम एरर हैंडल करेंगे वो टाइप का। ठीक है, और कंपोनेंट लेवल हैंडलिंग भी रहती है, मैनेजर फेस यूजर इंटरफेस इंटरेक्शन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट लेवल हैंडलिंग मतलब उस कंपोनेंट लेवल पे भी हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने कस्टम बोला वही सेम ही है, और सर्विस बेस्ड सर्विस कस्टम सर्विस बना के भी आप एरर हैंडल कर सकते हो बहुत सारे टाइप से। तो ऐसे बहुत सारी तरीके हैं जो हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी अचीव एनकैप्सुलेशन इन आवर एप्लीकेशन। हम इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो मैंने आंसर दिया था कि एसेंस मॉडिफायर, हमें इतने पता है कि एसेंस मॉडिफायर हमारा एनकैप्सुलेट करता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टर, इंटरनल, ये सारे जो हमारे एसेंस मॉडिफायर है।
और उसमें पब्लिक भी आता है क्या? पब्लिक क्या होता है? पब्लिक तो दिया हमने एसेस मॉडिफायर, तो वो तो सारे क्लासेस का पब्लिक के लिए एसेस हो जाता है, तो फिर पब्लिक हमें इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करेगा। इनकैप्सुलेशन मतलब एक यूनिटी ऑफ प्रोटेक्शन रहता है, मतलब सारे मेंबर्स और क्लासेस मेथड्स को हमें एक यूनिटली बाइंड कर सकता है, और इंकैप्सुलेट होता है, मतलब उसको एसेस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए हमें गेटर सेटर्स गेटर वो सारे सब लगता है कि हमें वो हम फेच कर सकते रिकॉर्ड उसमें से। तो पब्लिक भी एज मॉडिफायर भी आता है, पब्लिक भी हम एज मॉडिफायर ही मतलब इनकैप्सुलेशन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो पब्लिक यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी अलग ऑपरेशन रहता है। सो पब्लिक भी हम इनकैप्सुलेशन में यूज़ करते हैं, तो आप पब्लिक भी बोल सकते हो कि पब्लिक भी हम इनकैप्सुलेशन के यूज़ के लिए करते हैं। एज मॉडिफायर में सारे आएंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल। ठीक है, गेटर सेटर हो गए हमारे, जो हम डेटा गेट करते हैं और सेट करते हैं। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के लिए हम मैनेज करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज रहती है ना हमारी, जो प्राइवेट डेटा हम सेट करते हैं, तो प्राइवेट डेटा के लिए फेचिंग के लिए हम गेटर सेटर यूज़ करते हैं। और कंपोजिशन वॉर इनहेरिटेंस, जब भी हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो हम इम्प्लीमेंटेशन हाइड करते हैं ना। मतलब हम इससे बेस क्लास से चाइल्ड क्लास हम इनहेरिट करते हैं और उसको मेन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मतलब हम कहीं पे भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इम्प्लीमेंट हाइड रहता है उसका, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हाइट रहता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, ये प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहता है, हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें उसको भी हाइड इसमें दोनों क्लासेस में हाइड करके रखते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं हमारे इनकैप्सुलेशन के तरीके हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि हमारा एज मॉडिफायर है, हमें इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है, बट वैसा नहीं है। ये सारे टाइप्स है और बहुत सारे टाइप्स भी है, उसमें हम इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे पता नहीं रह जाते, एटलीस्ट हमें 2 या 3 पता चलने चाहिए। हमें सिर्फ प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये पता रहता है, पर हमको पता रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है हमें। बट हम जब भी हमारे एनकैप्सुलेशन का वर्ड आते हैं दोस्तों, हमारे दिमाग में सिर्फ एज मॉडिफायर ही आते हैं। ठीक है, तो ये सारे देखना, और थैंक यू, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड और कुछ भी अगर इसके रिलेटेड ऐसे ही इंटरव्यू रिलेटेड अगर क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।